नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स मतलब वेस्टेरोस का जाबाज योद्धा। बच्चे, बूढ़े, औरतें, हैंडीकैप्ड और गरीब स्मॉल फोक की रक्षा करना ये एक नाइट का धर्म होता है। वैसे वेस्टेरोस के नॉर्थ रीजन में काफी सारे जाबाज फाइटर्स जरूर रहे थे, बट वहां के जाबाज फाइटर्स को नाइट कहने का कोई वैसे ट्रेडिशन कभी भी नहीं था, क्योंकि ये नाइटहुड का ट्रेडिशन असल में एंडल इन्वेजन के साथ में आया। एंड एज वी नो, वेस्टेरोस में एंडल्स ने जैसे ही ज्यादातर साउथ में कब्जा कर लिया तो उनके कई सारे ट्रेडिशंस वहां पर इंप्लीमेंट होने लगे, और उन्हीं ट्रेडिशंस में एक ट्रेडिशन था नाइटहुड का। अब वैसे तो वेस्टेरोस में सभी मर्दों को बचपन से ही फाइटिंग की वगैरह ट्रेनिंग करनी पड़ती है, बट ऐसा नहीं होता कि सभी मर्द एकदम तगड़े फाइटर्स बनते हैं। कुछ ही फाइटर्स ऐसे होते हैं जो एकदम बेस्ट बनते हैं और उन्हीं को नाइट बनाया जाता और उन्हें एक अलग स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती। तो बेसिकली वेस्टेरोस में एक नाइट का मतलब एक बहुत ही जाबाज योद्धा जिसने कुछ वेपन्स के साथ में लड़ने में महारत हासिल की हो। ये नाइट्स मतलब कुछ ऐसे फाइटर्स होते हैं जिनको अलग से थोड़ी ज्यादा ही इज्जत होती है। तो आई होप आपको समझा व्हाट इज अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स। अब ये साल था 209 एसी का। फर्स्ट ब्लैकफायर रेबेलियन ऑफ 195 एसी के बाद में किंग डेरॉन द गुड और उसकी क्वीन मिराया मार्टेल ने लास्ट 14 इयर्स तक अच्छे से पीसफुल रेन पूरे वेस्टेरोस में किया था और वेस्टेरोस को उन्होंने वापस से यूनाइट किया। अभी इस समय पर रेड किप में से पूरे वेस्टेरोस पे रूल करने वाले इस 55 ईयर ओल्ड राजा रानी के कुल मिलाकर 4 बेटे थे। सबसे पहला बड़ा बेटा था बेलोर, देन एरिस, फिर रेगेल एंड लास्ट सबसे छोटा था मेकार। तो बेलोर मतलब एक जाबाज ऑनरेबल नाइट था जिसने अपने सबसे छोटे भाई मेकार के साथ में फेमसली बैटल ऑफ रेडग्रास फील्ड ऑफ फर्स्ट ब्लैकफायर को जीता था और अपने पिता डेरॉन को आयरन थ्रोन का तख्त जिता कर दिया। तो अभी एग्जैक्टली फर्स्ट ब्लैकफायर रेबेलियन में क्या क्या हुआ ये अगर आपको जानना है तो आप मेरी ये प्लेलिस्ट को देख लीजिए, ताकि आपको इस कहानी के पहले जो भी फर्स्ट ब्लैकफायर रेबेलियन में इवेंट्स होते हैं उसके बारे में पता चले। तो अभी इस समय पर किंग डेरॉन द गुड पूरे वेस्टेरोस पर रूल कर रहा था एंड उसका हैंड ऑफ द किंग उसी का सबसे बड़ा बेटा बेलोर टारगेरियन था। अभी वैसे कहने के लिए राजा तो डेरॉन द सेकंड जरूर था, बट यही कुछ पिछले 2 साल से डेरॉन काफी बीमार रहता एंड उसी कारण एक तरीके से बेलोर ही पूरे वेस्टेरोस का डी फैक्टो लीडर, डी फैक्टो किंग बन चुका था। अगर इस बेलोर के फैमिली की बात करते हैं तो बेलोर को भी 2 बेटे थे, एक सबसे बड़ा बेटा वलार एंड सेकंड बेटा मटारेस। तो ये हुआ फेमस हैमर ऑफ रेडग्रास फील्ड बेलोर। एंड देन अभी हम जानते हैं उसके सबसे छोटे भाई हैमर का एनविल यानी कि मेकार टारगेरियन के बारे में। एंड इस प्रिंस मेकार की फैमिली काफी बड़ी थी। मेकार का सबसे बड़ा बेटा है डेरॉन, देन उसका बेटा आता है एरियन, देन आता है एमन, इसके बाद में आती है डेला, देन आता है एगोन एंड लास्टली आती है छोटी रे। तो ये हुई टारगेरियंस की फैमिली और इनमें से ही कई सारे कैरेक्टर्स हमें इस नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स के कहानी में देखने मिलेंगे। तो एज आई सेड ये 209 एसी का समय है और रेड किप और पूरे वेस्टेरोस में सब जगह पर खुशियां छाई है। एंड इसी में रीच के रीजन में जस्ट अबाउट डॉर्निश मार्चेस कॉकेलस्वेट नदी किनारे बसे हुए हाउस एशफोर्ड के लॉर्ड एशफोर्ड ने उनके बेटी के 13th बर्थडे के जश्न के लिए एक बड़े से जाउस्टिंग टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया था और वेस्टेरोस के सभी जाबाज नाइट्स को इनवाइट किया। तो ये इनविटेशन रेड कीप और वेस्टेरोस के सभी अलग अलग बड़े बड़े हाउसेस में चला जाता है और वैसे ही ये इनविटेशन आता है समर हॉल में भी। तो समर हॉल का जो कैसल है वो थोड़ा सा डॉर्निश मार्चेस के यहाँ पर टारगेरियंस का ही एक बनाया हुआ कैसल है और वो भी कैसल किसी ना किसी प्रिंस को अलॉट किया जाता है। तो जैसे कि टारगेरियंस का राजा किंग्स लैंडिंग में होता है और जो भी अगला राजा बनेगा मतलब जो भी एयर टू द थ्रोन होगा उसे प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन कहा जाता है, उसे ड्रैगनस्टोन का आइलैंड अलॉट किया जाता है। वैसे ही ये समर हॉल का कैसल किसी ना किसी प्रिंस को अलॉट किया जाता है। तो अभी इस समय पर हैंड ऑफ द किंग बेलोर टारगेरियन एयर टू द थ्रोन था, वो प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन था एंड दूसरे तरफ उसका सबसे छोटा भाई मेकार, उसके फैमिली को ये समर हॉल का कैसल अलॉट हुआ था। तो मेकार की फैमिली इस समय पर समर हॉल में रहती है एंड उसे विजिट करने के लिए इस समय पर बेलोर भी समर हॉल में ही होता है। एंड इसी में समर हॉल में लॉर्ड एशफोर्ड का न्योता आया एक जाउस्टिंग टूर्नामेंट को लेके।
जैसे ही ये इनविटेशन आता है तो बेलोर ने अपने सबसे बड़े बेटे वलार टारगेरियन को उस टूर्नामेंट में भेजने के लिए हाँ कह दी। एंड जैसे ही बेलोर ने ये किया तो मेकार ने भी अपने बड़े बेटे डेरॉन द ड्रंकन एंड सेकंड नंबर के बेटे एरियन टारगेरियन को उस टूर्नामेंट में एंटर करने के लिए भेज दिया। इसी में आता है छोटा एगोन, जिसे मेकार ने अपने बड़े भाई डेरॉन को स्क्वायर करने के लिए भेज दिया। तो कुछ ही दिनों में एरियन, वलार, डेरॉन और एगोन ऐसे सभी टारगेरियन समर हॉल से निकलते हैं हाउस एशफोर्ड के एशफोर्ड कैसल के तरफ, क्योंकि वहां पर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है। बट टूर्नामेंट शुरू होने के यही कुछ 10 दिन पहले समर हॉल में न्यूज आती है कि डेरॉन और उसका स्क्वायर एगोन पूरे टारगेरियन ग्रुप से जुदा हो गए और वो रास्ते में कहीं पर तो भटक गए। एंड ये होते ही सभी लोग डर गए। जैसे ही ये खबर समर हॉल में आती है तो बेलोर, मेकार और उनके साथ में किंग्सगार्ड और टोटल 50 मेन एट आर्म्स सभी निकल पड़े डेरॉन और छोटे एगोन टारगेरियन को ढूंढने के लिए, क्योंकि डॉर्निश मार्चेस में ऐसे टारगेरियंस का गायब होना मतलब कुछ तो भला बुरा हो सकता है। तो अभी उनके बारे में क्या होता है ये हमें आगे पता चलेगा ही। अभी इस समय पे हम चलते हैं दूसरे रीच के एक छोटे रीजन में, जस्ट अबाउट द डॉर्निश मार्चेस, जहां पर कॉकलस्वेट नदी से थोड़ा सा दूर एक छोटे से माउंटेन पर एक टॉल हैंडसम बंदा डंकन एक कब्र की खुदाई कर रहा था ताकि वो किसी मरे हुए हेज नाइट सर आर्लन ऑफ पेनेट्री के बॉडी को दफना सके। यहाँ पर डंक सोचता है कि सर आर्लन कितने बहादुर थे। वो रिवरलैंड्स के छोटे गांव पेनेट्री से आए थे और उन्होंने पूरी जिंदगी ऑनरेबल हेज नाइट बन के गुजारी। यहाँ पर डंक सोचने लगता है एक हेज नाइट की जिंदगी कितनी मजेदार और फ्री होती है। मस्त मन चाहे लॉर्ड को सर्व करो, उनके लिए बैटल्स में लड़ो, उनके कैसल्स में मस्त कुछ टाइम के लिए अच्छे से मजे करो, एंड वहां पर अगर बोर हो जाते हो तो वापस किसी दूसरे लॉर्ड के यहाँ पर जाके वही चीजों को वापस करते रहो। और हाँ, बीच बीच में नाइट्स के लिए रखे हुए टूर्नामेंट्स में भी पार्टिसिपेट करना होता है, जहां पर ढेर सारे लोग उन नाइट्स को देखने के लिए आते हैं और उनके नाम के नारे लगाते हैं। तो जब ये डंक सभी चीजें सोचता है तभी हमें एक तरीके से पता चला कि एग्जैक्टली हेज नाइट मतलब क्या होता है। एंड इसी के साथ हमें यह भी पता चला कि सर आर्लन ऑफ पेनेट्री कौन है। डंक यहीं पर और सोचता है सर आर्लन ने अपने लाइफ में ढेर सारी टूर्नामेंट्स में फाइट किया, बट उनकी सबसे फेमस बैटल उन्होंने जो मुझे बताई थी वो थी प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन के खिलाफ। डंक को यहाँ पर आगे याद आता है कि कैसे सर आर्लन उनके लेजेंडरी जाउस्टिंग फाइट की स्टोरीज बताते। सर आर्लन उसे कहते, डंक, मैंने 7 किंगडम्स के बेस्ट फाइटर के खिलाफ 7 स्पीयर्स को तोड़ा था और उसके बाद भी हार नहीं मानी, यानी मैंने कभी भी यील्ड नहीं किया। तो सर आर्लन पेनेट्री के जैसे हेज नाइट मतलब एक ऐसा जाबाज योद्धा होता है जो किसी एक हाउस के लिए कभी भी फाइट नहीं करता। हेज नाइट्स आर फ्री, उन्हें जिसे चाहिए वो उनको अपनी सर्विस दे सकते हैं। आगे डंक थोड़ा सा इमोशनल होके ये सोचने लगता है कि अभी आखिर कल होगा तो क्या होगा, व्हाट विल टुमारो ब्रिंग। उसे याद आता है कि कैसे सर आर्लन ऑफ पेनेट्री हमेशा सनसेट को देखते हुए उसे बताते हैं, डंक, सूरज ढल गया और एक दिन खत्म हो गया। सही में सभी के सामने आखिर आगे क्या होगा वो एक पहेली ही होती है कि नहीं डंक? लाइफ के बारे में सर आर्लन के साथ में ऐसे जो भी कॉन्वर्सेशंस हुए ये सभी सोचते सोचते डंक काफी इमोशनल हो गया। वो बस मनी मन कहता है, काश आप नहीं मरते सर आर्लन, 7 गॉड्स आपको अच्छा रखे। ऐसा कहकर डंक ने वहां पर सर आर्लन ऑफ पेनेट्री को दफना दिया, जिसके बाद डंक ने सर आर्लन ऑफ पेनेट्री की बड़ी लॉन्ग स्वॉर्ड अपने हाथों में ली और वो मनी मन सोचता है कि वो अपने दर्द को हटाने के लिए, दर्द को कम करने के लिए नजदीकी हो रहे एशफोर्ड मिडो के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा ताकि वो कुछ पैसे कमा सके और एक हेज नाइट बनके अभी सर आर्लन के बगैर अपनी जिंदगी आगे अच्छे से जी सके। यही सोचकर डंक कॉकलस्वेट नदी किनारे के रास्ते से निकलता है एशफोर्ड मिडो के तरफ अपने
तीन घोड़े थंडर, चेस्टनट और स्वीटफुट को लेके। तो इन तीन घोड़ों में थंडर जो है वो एक वॉर हॉर्स है जो कि एक्सक्लूसिवली टूर्नामेंट्स और बड़े बड़े इंपॉर्टेंट बैटल्स में यूज किया जाता है। दूसरा आता है चेस्टनट जो कि एक स्वेबैक छोटा सा स्टॉट है, यानी कि एक यंग छोटा घोड़ा है जिसे इस समय पर डंक यूज करता है, जिसके ऊपर बैठकर डंक इस समय पर यहाँ वहां पर जाते रहता। देन लास्टली आती है स्वीटफुट जो छोटी सी है बट वो शांत है बट एकदम तगड़ी है। तो इस तरीके से तीनों घोड़ों के साथ में डंक निकलता है एशफोर्ड मीडो के तरफ एंड जाते जाते इवेंचुअली रास्ते में एक जगह पर उसे एक इन दिखता है, यानी एक छोटा होटल दिख जाता है जहां पर डंक खाना खाने के इरादे से जाने लगा। बट जैसे ही डंक उस इन में जाने ही वाला था कि उसके पहले थोड़ा सा तबेले के बाहर एक जगह पर उसे दिखता है एक छोटा टकलू बच्चा जो कॉकल्सवेट नदी के पानी में नहाकर बाहर आया था। जैसे ही डंक को ये छोटा टकलू दिखा तो उसे लगा कि वो इनका ही जो भी मालिक वगैरह रहेगा उसका ही कोई लड़का रहेगा, वो तबेले में काम करने वाला छोटा लड़का होगा, ऐसे ही डंक को लगा। और यही सोच के डंक कहता है, ए तबेले वाले लड़के, स्टेबल बॉय, मेरे घोड़े को यहाँ पर तबेले में अच्छे से बांध के रखना और उन्हें अच्छे से साफ करके देना। बट तुम्हें साफ करना तो आता है ना? छोटू टकलू ने ये सुनते ही उसका एकदम स्वैग में गुरूर में जवाब दिया, अगर चाहूं तो मैं साफ कर सकता हूँ। ए बच्चे, जबान लड़ाता है? तुम एक नाइट से बात कर रहे हो, समझता नहीं है कैसे एक नाइट से बात करते हैं? तुम और नाइट, तुम नाइट तो नहीं लगते। क्या मतलब नहीं लगता? तुम्हें क्या सभी नाइट एक जैसे दिखते हैं क्या? नहीं, वैसे सभी नाइट एक जैसे नहीं दिखते, बट वो तुम्हारे जैसे तो बिल्कुल भी नहीं दिखते। तुम्हारी तलवार तुम्हारे कमर पर एक रस्सी से क्यों टंगी हुई है? ऐसा कौन सा नाइट होता है? ए बच्चे, बहुत हो गया हाँ, चुपचाप मेरे घोड़े को साफ करके रखना, मैं खाना खा के आया। ऐसा कह के डंकन मस्त इन में जाता है और वहां पर बियर के साथ में रोस्टेड लैम्ब और डक खाने लगा। मस्त ये सभी चीजें वो दबा ही रहा था कि तभी इतने में वहां पर इन में बैठा हुआ एक टल्ली बंदा जोर से चिल्लाया, यू, तू मुझसे दूर रहे, तू मेरे ड्रीम में आया था। मैं तो एक लड़की के तलाश में इस इन में आया था, बट यहाँ पे कोई साथी नहीं, मेरे दिमाग का हाथी हो रहा है। और उसे डंक एकदम शॉक्ड नजर में देखते ही रह गया। जैसे ही अपना खाना पीना खत्म हुआ तो डंक इनके लेडी को थोड़े पैसे देकर वहां से बाहर आता है और वो तबेले में पहुंचा और वहां पर उसने देखा जैसे ही इस छोटू टकलू को डंक ने अपने वॉर हॉर्स थंडर पे बैठा हुआ देखा तो वो वहीं पर हंस हंस के पागल हो गया। 1 मिनट तक हंसने के बाद डंक ने अपने आप को कैसे तो संभाला और उसने उस छोटू को सुना दिया, अबे अबे बच्चे, तुम्हें पता है वो वॉर हॉर्स है, वॉर हॉर्स, समझा? इट्स नॉट अ पोनी फॉर अ किड। वो छोटे बच्चों का छोटा घोड़ा नहीं है। मेरे घोड़ों को तो तुमने साफ किया हुआ दिख रहा है, बट मेरे तीनों घोड़ों को तुमने अच्छे से खाना खिलाया कि नहीं? वो सभी मुझे अच्छे कंडीशन में चाहिए। मुझे एशफोर्ड जाके टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है, तो आई होप इन तीनों घोड़ों को तुमने अच्छे से ट्रीट किया। डंक ने जो भी पूछा उन सभी चीजों को छोटू टकलू ने हाँ कहा, बट जैसे ही डंक ने एशफोर्ड का नाम लिया तभी उस छोटू की आंखें चमक उठी और उसने कहा, एशफोर्ड, तुम एशफोर्ड जा रहे हो तो मुझे भी ले चलो ना। तुम एक नाइट हो और सभी नाइट्स को स्क्वायर्स की जरूरत होती है, एंड तुम्हारी हालत देख के तो मुझे सही में लगता है कि तुम्हें डेफिनेटली स्क्वायर लगेगा। तो सर, क्या आप मुझे आपका स्क्वायर बनाओगे? मुझे भी ले चलो एशफोर्ड, आई विल बी योर स्क्वायर। ओए चुप, मुझे नहीं चाहिए स्क्वायर, मैं अकेला चला जाऊंगा, और तुम ज्यादा बोलोगे ना तो कान के नीचे एक चमाट दे दूंगा। बहुत ही ज्यादा बोलते हो तुम। मैं एशफोर्ड जाऊंगा तो अकेले जाऊंगा। जैसे ही डंक ने उस छोटू टकलू को ठुकरा दिया तो छोटू एकदम सैड हो गया, बट डंक ने उसके तरफ एक कॉइन फेंका और वो अपने तीनों घोड़ों को लेके वहां से निकल गया। कुछ घंटों के राइड के बाद में डंक पहुंचता है एशफोर्ड मीडो कैसल से थोड़े से दूर वाले टूर्नी ग्राउंड्स पर, जहां पर होगी एशफोर्ड मीडो की टूर्नामेंट। हाउस एशफोर्ड के कैसल के थोड़ा सा बाहर वाले इस एरिया में सभी लोग अभी एक एक करके पहुंचने लगे थे और वहां पर सभी जाबाज अलग अलग योद्धाओं ने, सभी नाइट्स ने अपने पैवेलियंस यानी कि अपने अपने हाउसेस के बड़े बड़े टेंट्स लगा दिए थे।
इसी के साथ अभी टूर्नामेंट होने वाली है, तो ऑफ कोर्स कई सारे अलग अलग मर्चेंट्स, ट्रेडर्स और बिजनेसमैन के लिए कुछ ना कुछ धंधा करने की अपॉर्चुनिटी थी। तो कई सारे बिजनेस वेंडर्स ने अपने अपने अलग अलग छोटे मोटे बिजनेसेस यहाँ वहां पर लगा दिए थे। सब जगह पर चहल पहल शुरू थी और वो सभी चीजें डंक अच्छे से दूर से देखता है और उसे मनी मन वहां पर लगता है कि वो वेस्टरोस के फेमस नाइट्स के खिलाफ बैटल्स लड़ेगा। बट इसी में उसे थोड़ा सा एम्बैरेसिंग भी फील होता है, क्योंकि बाकी जो भी फेमस नाइट्स है उनके अलग अलग पैवेलियंस है, बड़े बड़े टेंट्स है, बट डंक एक हेज नाइट होने की वजह से काफी गरीब है और उसके पास बहुत ही लिमिटेड पैसे थे जो कि सर आर्लान के मरने के बाद ही उसके पास आए हुए थे। तो उतने कम पैसे होने की वजह से डंक कुछ अपना खुद का पैवेलियन खरीद तो नहीं सकता था एंड इसीलिए डंक डिसाइड करता है कि वो टूर्नामेंट वाले एरिया से थोड़ा सा बाहर कहीं पर तो अपना टेंट बनाएगा, अपना पैवेलियन खड़ा करेगा एंड यही सोचकर वो थोड़ा सा दूर टूर्नामेंट ग्राउंड से चला जाता है एंड उसे इवेंचुअली एक कॉकलस्वेट नदी के छोटे वाटर स्ट्रीम के नजदीक एक मस्त अच्छा प्यारा स्पॉट मिला जहां पर उसने अपना अच्छे से बसेरा कर लिया। अगले दिन सुबह सुबह एशफोर्ड कैसल के बाहर टूर्नी ग्राउंड्स वाले एरिया में डंक चला जाता है ताकि वो टूर्नामेंट में ऑफिशियली एनरोल कर सके। जैसे जैसे वो जा रहा था वैसे उसे ऑन द वे बीच में एक पपेट शो भी दिखा एंड यहाँ पर डंक का ध्यान पपेट्स पर कम, उल्टा उन पपेट्स को चलाने वाले खूबसूरत पपेटियर पे ही ज्यादा था। डंक का मन तो करता है कि इस खूबसूरत पपेटियर को कुछ कॉइन्स फेंक के मदद वो करे, बट उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे तो वो वहां से निकल गया। इवेंचुअली डंक पहुंचता है एक छोटे से शॉप में ताकि वो एक आर्मर को खरीद सके एंड इस शॉप का शॉप ओनर है स्टीली पेट। डंक कहता है कि वो एक नाइट है और उसे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए एक अच्छा आर्मर चाहिए। तो स्टीली पेट ने वहां पर डंक की मेजरमेंट्स वगैरह ली ताकि वो एकदम अच्छे से कस्टम मेड डंक को एक अच्छा आर्मर बना सके। जैसे ही मेजरमेंट्स वगैरह होती है तो स्टीली पेट ने उसके आर्मर की कॉस्ट डंक को बता दी 800 कॉइन्स। जैसे ही डंक ने ये प्राइस सुनी तो उसके तो होश ही उड़ गए। फिर भी कैसे तो करके डंक ने स्टीली पेट के साथ में थोड़ी सी नेगोशिएशंस की और उसने 2 महंगे सिल्वर कॉइन्स दिए और कहा कि वो बाकी के पैसे वो कल दे देगा। तो पपेट शो और थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के कामों में डंक का काफी समय यहाँ वहां पर चला गया और उसे इसी में भूख लग गई। तो इसीलिए वो टूर्नामेंट में एनरोल बिना करे सीधा वापस से अपने स्पॉट पर वापस आता है ताकि वो कुछ थोड़ा बहुत खा सके। बट जैसे ही डंक अपने अड्डे पर वापस आया तो ही वो शॉक्ड क्योंकि उसके तीनों घोड़े गायब थे। डंक घबरा के यहाँ वहां पर अपने तीनों घोड़ों को ढूंढने लगा एंड यही कुछ 100 मीटर आगे जाने के बाद में उसे दिखा वही छोटू टकलू जिसके साइड में तीनों डंक के घोड़े अच्छे से बंधे हुए थे एंड ये छोटू टकलू वहां पर मस्त बैठ के एक फिश को कुक कर रहा था। ये सब देख के डंक को काफी गुस्सा आया। ओए, ये क्या कर रहे हो तुम? निकल जाओ यहाँ से, मेरे पीछे क्यों आ गए? यहाँ पर छोटे ने सीधा बोल दिया, मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुम मुझे जाने कहोगे तो मुझे किंग्स लैंडिंग जाना पड़ेगा। तुम लेके चलोगे मुझे किंग्स लैंडिंग? जैसे ही डंकन ने किंग्स लैंडिंग ये शब्द सुने तो उसकी बचपन की अचानक से यादें ताजा हो गई, क्योंकि एक्चुअली डंकन किंग्स लैंडिंग से ही है। हमें पता चलता है कि डंकन असल में कहीं पर किंग्स लैंडिंग के गलियों में बला पड़ा था और वो एक असल में अनाथ बच्चा था। उसे बचपन से ही नहीं पता था कि उसकी माँ कौन है और उसका पिता कौन है। ऐसा ही समझो कि डंकन एक बेचारा लावारिस बच्चा था एंड इवेंचुअली यही कुछ 10 साल का जब डंकन था तभी सर आर्लान ऑफ पेनिट्री की डंकन पर नजर गई एंड उन्होंने डंकन को सहारा दिया और अपना स्क्वायर उसको बना दिया एंड उसी के बाद में डंकन एक हेज नाइट का स्क्वायर बन के जिंदगी बिताने लगा। तो जैसे ही डंक की अपनी खुद की पुरानी यादें ताजा हो गई तो उसे मनी मन यही लगा कि ये छोटा बच्चा भी बेचारा है जो कि किंग्स लैंडिंग के गलियों का कोई अनाथ बच्चा है और वो उस इन में तबेले में वगैरह काम करता होगा। एंड यही सोचकर डंकन का इस छोटू टकलू को लेके बर्ताव थोड़ा चेंज हुआ एंड यहाँ पर डंकन और उस छोटू के बीच में थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन हुआ एंड इसी में इवेंचुअली छोटू टकलू ने फाइनली डंक को उसका नाम पूछा। तो उसने कहा, मेरा नाम है डंक। सर डंक, ये कैसा नाम हुआ? अरे बुद्धू, मेरा नाम डंकन है जिसका शॉर्ट हुआ डंक। बट एक नाइट का नाम सिर्फ डंक नहीं होना चाहिए सर, डंक थोड़ा सा अजीब लगता है, तुम आगे कुछ तो लगा दो।
उस छोटू टकलू की ये बात डंकन को भी सही लगी एंड यही सोचकर कुछ ही टाइम के बाद में डंकन कहता है, मैं हूं सर डंकन द टॉल। छोटू टकलू ये सुन के एकदम स्माइल करता है क्योंकि उसे भी ये नाम काफी पसंद आया एंड इसी में सर डंकन द टॉल उसे पूछता है, छोटे तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है, माय नेम इज एग। तो एग, तुम बड़े नटखट लगते हो मुझे। तुमने मेरे घोड़ों को चुरा कर जो काम किया है ना, उसके लिए तुम्हें सही में मार कर यहां से भगाना चाहिए। बट वो क्या है, मुझे भी एक स्क्वायर तो वैसे चाहिए। तुम्हारा ये फिश तो काफी अच्छा बन रहा है, लगता है तुम्हें खाना बनाना आता है। तो अगर तुम्हें मेरा स्क्वायर बनना है तो तुम्हें ऐसा मेरा खाना बनाना पड़ेगा, मेरे कपड़े धोने पड़ेंगे और अच्छे से मेरे तीनों घोड़ों को धोना पड़ेगा और उन्हें अच्छे से संभालना पड़ेगा। अगर तुमने ये सभी चीजें अच्छे की, मेरे लिए तुमने इस एशफोर्ड के टूर्नामेंट में अच्छे से स्क्वायर किया, तो ही मैं सोचूंगा कि आगे तुम्हें स्क्वायर करना है या नहीं। अभी के लिए तुम सिर्फ इस टूर्नामेंट के लिए मेरे स्क्वायर हो, ठीक है? यस माय लॉर्ड, मुझे मंजूर है। लॉर्ड? एग, मुझे सर कहो। आई एम अ हेज नाइट, कॉल मी सर, मैं कोई लॉर्ड नहीं। यस सर डंकन द टॉल। दोनों डंकन एग वहां पर उस छोटे से स्पॉट पर अच्छे से अपना बोरिया बिस्तर लगाते हैं और मस्त में लेटते हैं। और लेटकर वो दोनों भी जैसे ही आसमान में देख रहे थे, तभी आसमान में उन दोनों को एक टूटता हुआ तारा दिख गया। जैसे ही वो हुआ तो डंक मनी मन सोचता है कि जब भी हमें टूटता तारा दिखे तब जिंदगी में लक आता है। ऐसा सोचकर डंक एग को देखता है जो कि वहां पर उसके साइड में ही सो रहा था एंड वो भी वहां पर सो जाता है, यही सोच के कि आगे का जो भी समय आएगा वो सर डंकन द टॉल के लिए लकी होगा। तो लॉर्ड्स एंड लेडीज, आई होप आपको ये डंकन एग के अ हेज नाइट स्टोरी लाइन का पहला एपिसोड पसंद आया। इसमें हम डंकन एग से बस थोड़े से मिलते हैं और इनकी अभी कहानी, इनकी जुगलबंदी जस्ट शुरू हुई है। अभी मैं अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम के बुक की ये जो डंकन एग की अ हेज नाइट करके कहानी है, जिसके ऊपर अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स का पहला सीजन जनवरी 2026 में रिलीज होगा, उसमें भी असल में 6 एपिसोड्स आने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने भी उस पूरे कहानी के मेरे हिसाब से बुक में जैसा है वैसे 6 वीडियोस प्लान किए हैं और वो मैं एक एक करके आपके सामने लाऊंगा। ये था पहला एपिसोड जिसमें मैंने कहानी को एग्जैक्टली तभी एंड किया जब डंक आसमान में देखता है एक टूटते हुए तारे को। तो लेट्स सी नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स जब रिलीज होगा तभी उस सीरीज का भी पहला एपिसोड ऐसे ही एंड होता है या नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम बैक। 2026 में अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स और हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीजन 3 दोनों रिलीज होंगे, तो देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ स्टोरीज टू कवर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यू नो द ड्रिल, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना सो दैट आई गेट सम मोर मोटिवेशन टू मेक सच वीडियोज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। Ciao.